नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। और आज हम रियासत महाराष्ट्र में जिस तरह से लॉकडाउन की बातें गर्दिश कर रही हैं उसके ताल्लुक से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान रहेंगे, हमारे साथ एक माहिर डॉक्टर भी रहेंगे। हम तमाम तर सूरत हाल का तज्जिया करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र वो रियासत जिसमें मुल्क की सनती राजधानी है। यहाँ के बेशतर बड़े शहरों में छोटी बड़ी फैक्ट्रियों का जाल बिछा हुआ है। महाराष्ट्र का मजबूत सनती शोबा ही इसकी खास पहचान भी रही है, लेकिन इस शोबे को कोरोना की जैसे नजर सी लग गई है। कोरोना की पहली लहर से अभी महाराष्ट्र उभर ही रहा था कि दूसरी लहर ने इस रियासत को फिर से कमजोर कर दिया। कोविड की पहली लहर में भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। दूसरी लहर भी रियासत में कुछ ऐसा ही हाल कर रही है। टेस्टिंग के आदाद शुमार पर अगर नजर डालें तो महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा हैं। यही वजह है कि कोरोना के मामले भी महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद ये कोशिश कम पड़ गई। सख्ती के नाम पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, फिर दफा 144 नाफिज कर दी गई, लेकिन महाराष्ट्र की काबीना ने महसूस किया कि रियासत में इन पाबंदियों से कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा, इसीलिए पाबंदियों को मजीद सख्त किया जाना जरूरी है। उद्धव हुकूमत के मुताबिक वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में सबसे तेजी से हुए हैं, लेकिन फिलहाल वैक्सीन की कमी है। मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। अब ऐसे इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सख्त पाबंदियों और लॉकडाउन का सहारा ले रही है। और नाज़रीन, चलिए हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लीना लिमाया जी, जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हैं, कांग्रेस की तर्जुमान हैं। लीना जी, बहुत बहुत सवाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम में। विश्वास पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं, साथ ही साथ मीडिया हेड भी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रणव काबरा जी, ये फिजिशियन हैं, साथ ही साथ कार्डिक और स्पेशलिस्ट हैं, कोविड ट्रीटमेंट डॉक्टर भी हैं। कोविड के ताल्लुक से हम इनसे खास जानकारी भी हासिल करेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले लीना लिमाया जी, लॉकडाउन तक बात क्यों पहुंच रही है, क्या कहीं कमी है? देखिए कि जब से ये दूसरी लहर आई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कई सारे चीजें लाने की कोशिश की, जैसे कि हम ये नहीं चाहते थे, जैसे कि आम आदमी को उसकी रोज की रोजी रोटी अभी कहीं चलना शुरू हो गई थी। बाहर जो लोग गए थे महाराष्ट्र से बाहर, वो भी पीछे आने लग गए थे, और ऐसे ही समय ये दूसरी लहर आ गई है। और जैसे कि आप जानते हैं, इसका जो स्प्रेड है, इसका जो फैलाव है, वो पहले से कहीं ज्यादा है। उसका जो रेट है, वो रेट ऑफ स्प्रेड ज्यादा है, और इसलिए हम ये चाहते थे कि लोगों की रोजी रोटी भी चली रहे और उनको कम दिक्कतें आए, इसलिए कोशिशें की गई। जैसे आपने पहले बोला 144 लगाया, उसके बाद 7 से 11 सिर्फ दुकानें चली, सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं अभी। रात का कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से कंट्रोल आना चाहिए वैसा कंट्रोल नहीं आया। फिर भी एक मैं कहूंगी कि पहले जो अपने देश की पूरी संख्या थी, अभी कल ही का आप आंकड़ा देखेंगे तो कल एक दिन में 3 लाख पॉजिटिव आए हैं, 2.94 ऐसा आंकड़ा बता रहा है। पहले उसमें से 1/3 महाराष्ट्र का रहा था, अब वो थोड़ा कम है। जैसे कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर भी जो स्प्रेड है, अभी तक की जो कोशिशें हुई है, देखिए 13
करोड़ वैक्सीन अभी तक महाराष्ट्र को मिली है और महाराष्ट्र में 12 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है, लोगों को दिया है और वेस्टेज सिर्फ 2% का है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जिस तरह से हमने कोशिशें की है। अभी जो पूरी सिस्टम है उस पर इतना प्रेशर है कि अभी कोई चारा नहीं है लॉकडाउन के सिवाय। और जैसे कि कल सीएम के साथ तीनों पार्टीज के लोगों की मीटिंग हुई, राष्ट्रवादी कांग्रेस और सभी मिनिस्टर्स का ये कहना था कि ये आखिरी कदम है और हम और कोई चारा नहीं है, इसलिए हम ये करने जा रहे हैं। ये अभी की सिचुएशन। लीना जी, इस पर लगातार हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ विश्वास पाठक जी भी हैं, बीजेपी से हैं। विश्वास जी, जिस तरह से लगातार लॉकडाउन की बात हो रही है, तो क्या कुछ आपकी पार्टी की तरफ से कहा जाएगा? क्योंकि एक बात तो तय है, लॉकडाउन लगा, सबसे ज्यादा मुतासिर होगा मुंबई वासी। किस तरह से देखेंगे आप इसको? देखिए, सर्वप्रथम बहन लिमेज जी को मैं करेक्ट करना चाहूंगा। 13 करोड़ वैक्सीन ये ऑल ओवर इंडिया में लगी हुई है। 13 करोड़ से 12 करोड़ लगी हुई है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास लगी हुई है, 12 करोड़ नहीं लगी हुई है। शायद गलती से उन्होंने बोल दिया होगा वो। मुझे ये कहना है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से ये सेकंड वेव आई है, बहुत खतरनाक साबित हो रही है और इसको हमको सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसमें राजनीति करने का कोई सवाल ही नहीं आता है जी। लेकिन हो ऐसा रहा है कि यहाँ पे जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो इंडिसिजन होने के कारण जनता मर रही है। वो इसलिए कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उस समय लहर खत्म होने के पहले उन्होंने पुनश्च हरिओम का नारा लगा के रात को बार दुकानें सब चालू करने की जल्दबाजी की। ठीक है, दिसंबर जनवरी में कोरोना की पहली लहर का कहर कम हो गया। उसके बाद में जनाब संजय राउत ने कहा कि हमारे उद्धव ठाकरे जी को WHO का एडवाइजर बनाना चाहिए। हम उनको कंपाउंडर बोलते हैं, संजय राउत को। इतना बढ़िया उन्होंने काम किया। अब जब कोरोना की लहर आके केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन की बात करें। अब लॉकडाउन में भी इनमें कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है। पहले कहते हैं ब्रेक द चेन के माध्यम से उन्होंने कुछ चेंज किया। हेलो जी जी जी, आप सुन रहे हैं? हाँ। जी जी, ब्रेक द चेन का उन्होंने किया। उसके बाद में सैटरडे संडे का कर्फ्यू लगाया जी। और अभी कल उनके एक कैबिनेट के मिनिस्टर कह रहे थे कि लास्ट वीक जब सेमी लॉकडाउन लगाया तब आधे से ज्यादा मंत्रियों ने हमने मुख्यमंत्री के ऊपर प्रेशर डाला था कि आप लॉकडाउन मत लगाओ जी। अभी वो कह रहे थे कि कल हमने सभी मंत्रियों ने प्रेशर डाला कि लॉकडाउन लगाओ, इसलिए लॉकडाउन लग रहा है। देखिए, लॉकडाउन इस प्रकार से नहीं लगाया जाता है। आप जनता की राय लो, एक्सपर्ट्स की राय लो, हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो देखो। लॉकडाउन लगाते समय कुछ ऑब्जेक्टिव चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्टिव अगर आप लॉकडाउन लगाओगे तो और जनता की स्थिति और गंभीर होने वाली है जी। बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र में प्रॉब्लम क्या है? महाराष्ट्र में प्रॉब्लम क्या है? हाँ। आज महाराष्ट्र में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर दवाई नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। लेकिन विश्वास पाठक जी, इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लगातार सेंटर को ही दोषी करार दे रही है। लगातार कहा जा रहा है कि हमको वैक्सीनेशन पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं की गई। दवाओं के ताल्लुक से भी लगातार यही रोज इस तरह के बयानात हम देख रहे हैं। शुरू से जब ये सरकार बनी है तब से केंद्र इनको जीएसटी के पैसे नहीं देता, इसलिए राज्य ने चलाते, ऐसे कह रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने वैक्सीन का मुद्दा उठाया। वैक्सीन का मुद्दा 24 घंटा चला, बाद में उनको पता चला कि ज्यादा नहीं चलेगा, अब खामोश हो गए। तो रेमडेसिविर का मुद्दा निकला। मुझे बताओ, केंद्र अपनी जिम्मेदारी कर रही है, लेकिन फेडरल सिस्टम में हेल्थ ये राज्य की जिम्मेदारी है। आपको जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, जैसे फर्स्ट वेव के बाद में बड़े पैमाने पे इन्होंने हॉस्पिटल बनाए थे, नवंबर दिसंबर में उन्होंने क्यों तोड़ दिए? पूरे दुनिया में सेकंड वेव आने वाली थी, ये सबको मालूम था। वो तोड़ने की जल्दबाजी क्यों की? क्योंकि लेकिन विश्वास पाठक जी, ऐसा हाल तो ज्यादातर स्टेट्स में नजर आ रहा है। चलिए, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान डॉक्टर प्रणव काबरा जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब ये बात आ रही है कि ब्रेक द चेन, कोरोना की इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं लापरवाही बेइंतहा हुई, तभी यहां तक हालात पहुंचे हैं। आप किस तरह से देखेंगे इसको? सर, ब्रेक द चेन, सबसे पहले मेरा नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं डॉक्टर काबरा। कोरोना का मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है भारत देश के लिए, और खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली
यूपी के काफी सारे सिटीज जो है जहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुंबई अपना शहर हो गया, बहुत ज्यादा इस तकलीफ में जूझ रहा है। ब्रेक द चेन ये सिर्फ पेपर में रह गया है, मुझे ऐसा लगता है। लोगों ने इसको सीरियसली लिया नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन आए, GRE आई, फॉलो हुआ और पेपर फॉलो हुआ है, पर जहां तक अगर आप लोगों को देखो तो आज भी लोग वो हिसाब से घूम रहे जैसे कोरोना है ही नहीं। और आधे से ज्यादा लोग तो बोलते कोरोना जैसी बीमारी होती नहीं है, सिर्फ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमें पेशेंट आके बोलते कि ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस तरह से बातें उठती है। मतलब इतनी ज्यादा गंभीरता हो गई है, लोग मरे जा रहे हैं, पर लोगों को आज भी विश्वास होता नहीं है कि सही में कोई बीमारी है। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहली बात है कि जो सोशल डिस्टेंस की पालन अगर आज भी नहीं करेंगे, भले कितने भी लॉकडाउन कर लीजिए आप, बिल्कुल ये सोशल डिस्टेंसिंग और जब तक प्रॉपर मास्क लगाया नहीं जाएगा, कोरोना को कंट्रोल करना संभव नहीं है। जी, और ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों को खुद समझना होगा और सियासत को परे रखना होगा। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारी पहले भी इक़दामात उठाए गए, पहले भी लॉकडाउन लगा, कहीं ना कहीं कोरोना पर काबू पाया गया, लेकिन अब जब दूसरी लहर आई है तो क्या कहीं ना कहीं इस स्ट्रेन को समझने में शायद थोड़ी गलती हो रही है, उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा? देखिए, स्ट्रेन को समझने में तो गलती हो ही रही है। नए नए इंजेक्शन हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं। जी। उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, उसके ऊपर एक वेब सेमिनार हो जाता है और ये मेडिकल फील्ड में बता दिया जाता है कि ये दवाई दे दी जाए। वो दवाई का ऑथेंटिकेशन कुछ भी होता नहीं है और हम आज भी पुराने ट्रेंड से ही चल रहे हैं। जो पुराने ट्रेंड के इंजेक्शन जो फर्स्ट वेव में आया था वही 90% इंजेक्शन या मेडिकेशन वही है जो चली जा रही है। कोई नया कुछ उसमें इजाफा नहीं हुआ। ओनली एक है कि वैक्सीनेशन आई है जो भी लिमिटेड लोगों को लगी है और वो एक फर्स्ट में से पता चला है कि सबको दे दी जाएगी, इट्स ओपन टू द मार्केट। तो लेट्स सी उसके बाद क्या फर्क रहता है, क्या फर्क नहीं रहता है। अभी तो लोगों को वैक्सीनेशन में भी डाउट आने लगा है। हमारे पास जितने पेशेंट आए उसमें 80% पेशेंट है जिनको वैक्सीन लग चुका है। तो अभी ये मुद्दा उठ रहा है कि वैक्सीन लगाना सही है कि नहीं है। जी। ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी इशू है और इसके अंदर क्या होने वाला है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना तल्ला भारी रखने के लिए एक दूसरे पे ब्लेम करने वाली है। सफर करने वाले हैं वो तो सिर्फ सिटीजन है और मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है और हॉस्पिटल्स है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ इंजेक्शन नहीं है, जहाँ बेड अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ वेंटिलेटर्स नहीं है, वेंटिलेटर है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन तो वेंटिलेटर नहीं है। एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, हर एक चीज का एक कॉस्ट होता है। जी। डॉक्टर एक प्राइवेट सेटअप कितना कॉस्ट उठा सकता है? इट्स नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ जितना चाहे वेंटिलेटर मंगा लो, जितना ऑक्सीजन का फ्लो करवा लो। एक प्राइवेट सेटअप को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है और हर एक जान कीमती होती है, हर एक जान की एक वैल्यू होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा कि हर जान कीमती होती है। हम रुख करना चाहेंगे नीला लिमाया मैम का। और नीला मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हम सुन रहे थे कि बीजेपी के हमारे जो एक खास मेहमान हैं वो भी ये बात कह रहे थे कि सारी चीजें थी लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कमी रह गई, कोताही रह गई। कहीं ना कहीं कमी तो रही है, जो आज भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासिरा रियासत नजर आ रही है। इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दी गई? लॉकडाउन तक बात कैसे पहुंची? मुझे लगता है अभी जो डॉक्टर जी ने कहा, डॉक्टर काबरा ने कहा, उसे 90% बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बहुत गंभीर बात है। लोगों ने खुद समझ के अपने जो निर्णय है वो तय करना ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन जैसे हम जानते हैं ये पैंडेमिक है, महामारी है। महामारी में हमने पहले भी देखा है, इसकी मुख्य जिम्मेदारी जो होती है वो सेंटर की होती है। फंड जो इसके अंतर्गत आता है वो केंद्र से ज्यादा आता है, राज्य के पास है लेकिन केंद्र के पास ज्यादा है। महाराष्ट्र ने इनफैक्ट मैं ये कहूंगी बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी है, पहले से ट्रांसपेरेंसी रखी है। दूसरी चीज ये है कि जो सीएम ने कहा कि हम रोजी देंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हम रोटी जरूर देंगे और उसकी जिम्मेदारी शिव भोजन की अभी फ्री यहाँ बट रहा है। ये बड़ी चीज महाराष्ट्र ने की जी, बड़ी चीज है। लेकिन वहां पर जो लोग हैं, जो माइग्रेंट मजदूर हैं, उन्हें यकीन नहीं आ रहा। पिछले 2-3 दिन से मुंबई की खासतौर से जो तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन की आए या फिर बस स्टेशन की, बहुत भयानक आ रही हैं। भीड़ बेइंतहा है, यानी कहीं ना कहीं सरकार जो है वो यकीन दिलाने में नाकाम रही है।
सिस्टम्स पे इतना प्रेशर है, जो अपेक्षित होता है उससे डबल संख्या हो चुकी है। जितने ऑक्सीजन के सेंटर्स महाराष्ट्र में थे वो पूरे क्षमता से काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी सेविका से लेकर डॉक्टर्स तक और नर्सेस तक और सफाई कर्मचारी पूरे उसमें जुटे हैं। कई सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 10 दिन उनको पॉजिटिव आ गए ना तो 10 दिन में वापस हाजिर होते हैं और काम करते हैं। ऐसी स्थिति है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें जो सप्लाई चाहिए, महाराष्ट्र में देखो 1/3 तक जो पेशेंट्स है वो अगर महाराष्ट्र के हैं और अगर 13 करोड़ हमको वैक्सीनेशन दिया गया है और उतना ही वैक्सीनेशन अगर और 2-3 स्टेट्स को दिया गया है तो इसमें कहीं ना कहीं आप यहाँ बढ़ाना चाहिए। बीच में 3 दिन यानी आप ये कहना चाहती हैं कि सेंटर की तरफ से कमी रही है, वैक्सीन आप तक नहीं पहुंच पाई, दवाओं की कमी रही है, ऑक्सीजन की कमी रही है। मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। एक जो है वैक्सीनेशन परसेंटेज में कम आया है, जितना परसेंटेज हाई पॉजिटिव का यहाँ है उतना नहीं है। अभी आप पाइपलाइन में भी हमारे यहाँ कितना आने वाला है तो नॉट मोर देन 15 लाख, 15 लाख से ज्यादा वो है नहीं। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहती हूँ, महाराष्ट्र ने परमिशन मांगी थी सेंटर से कि हम घर घर जाके वैक्सीनेशन करें। जी। मुझे ऐसा लगता है उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है, उसकी परमिशन देनी चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्पुतनिक, फाइजर ऐसे जो वैक्सीन अभी परमिशन दिए सेंटर ने ओपन करने की, अभी ये इतना लेट क्यों किया? हम पहले से बोल रहे थे कि इसका आप परमिशन दे दो, ये देना जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है विचारधारा ऐसी है ना कि सबका उत्सव मनाया जाए। पीएम ने एक बार ये भी बोल दिया कि हम वैक्सीनेशन का उत्सव मनाएंगे। मतलब दिस इज वेरी स्ट्रेंज। ये कितना सोच। विश्वास पाठक जी इसका जवाब चाहेंगे। विश्वास पाठक जी, वही जो बात लगातार हम कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की हुकूमत है वो लगातार कह रही है कि उसको जो मदद दरकार थी वो नहीं मिली है, इसी वजह से सूरत हाल यहां तक पहुंची है कि लॉकडाउन की बात की जा रही है। देखिए, ये सरकार रोती सूरत सरकार है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, अगर आज वैक्सीन देते हैं तो उसका इफेक्ट 45 दिन के बाद आता है और उसके बाद में फिर दूसरी वैक्सीन, और जो वैक्सीन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसमें पेशेंट को कोरोना हो सकता है, पूरी दुनिया जानती है। मुझे हैरान नहीं हो रही कि आपके चैनल पे डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया वैक्सीन की तरफ जा रही है तो वैक्सीन का कुछ फायदा जरूर है, उसके भी कुछ एहतियात बरतना जरूरी है। दूसरा, वैक्सीन की बात है, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा वैक्सीन केंद्र सरकार ने दी है। दूसरी बात, अभी 1 मई से सबके लिए वैक्सीन ओपन किया है। मैं बताता हूँ, ये रोती सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार है, अब कितना वैक्सीन प्रोक्योर करती, प्राइवेटली कितनी डिस्ट्रीब्यूट करती, मैं देखना चाहता हूँ। आप वापस इसके ऊपर डिबेट लो। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, निकम्मी सरकार है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम घर घर में जाके वैक्सीन देंगे। WHO की गाइडलाइन से हर पेशेंट को आधा घंटा आपको ICU समान व्यवस्था में मॉनिटर करना जरूरी है। अगर उसको रिएक्शन आती है, उसको जान को खतरा, तो कौन क्या करेगा? इसलिए कुछ भी बेवकूफ सवाल बोलना, और जनाब संजय राउत उनको कहते हैं कि इनको WHO के एडवाइजर बनाना चाहिए उद्धव ठाकरे को। इस प्रकार से ऐसी सरकार चलती है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि एक जिम्मेदार डिसीजन लीडरशिप की कमी है। यहाँ के लोग सिर्फ पैसे कमाने में जुटे हुए, एक मंत्री। लेकिन विश्वास जी, कहीं ना कहीं खमियाजा जो है सियासत का, बयानबाजियों का, इल्जाम तराशियों का आम जो आदमी है उसको भुगतना पड़ रहा है। सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि लॉकडाउन की नौबत ना आए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप डिसीजन तो सही लो। डिसीजन में विरोधी पक्ष को आप इन्वॉल्व करो। हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन करते समय आप अवेयरनेस बढ़ाओ, एनफोर्समेंट बढ़ाओ, उसकी तरफ ख्याल नहीं दे रहे। वहां पर हीरोगिरी कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। कल उन्होंने एक IAS ऑफिसर की ट्रांसफर तबादला कर दिया। अब ये जो लिमय जी है, उनकी कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले रही है। ये पूरे पैसे इकट्ठा करने में जुटे हुए, इनका ख्याल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ नहीं है। एक प्रतिपक्ष के नाते हम बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे। इनको सिर्फ क्रिटिसिज्म करना है। अरे राज्य की भी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? एक कॉमन सिविक सेंस आपको है या नहीं? राज्य की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, सबकी जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लेकिन फिर एक बात कहेंगे कि खमियाजा तो आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर प्रणव काबरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक आम आदमी सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आ रहा है, अब उसको
क्या कुछ करना चाहिए, खास तौर पर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से आदाद शुमार आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, बेहद डराने वाले आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब प्रिकॉशन खुद हमको लेना होगा। की अगर बात करेंगे तो मुंबई में जो आबादी है वो एक देश के, एक यूरोप का एक कंट्री पकड़ लीजिए, उतनी बड़ी आबादी हमारे मुंबई देश में है। और मुंबई देश में सारे प्रांत के लोग आके रहते हैं, पूरे स्टेट से, चाहे वो आप साउथ का स्टेट ले लो, नॉर्थ का स्टेट ले लो या नॉर्थ ईस्ट ले लो, तो यहाँ लोगों को संभालना करना बहुत मुश्किल का काम है। मुंबई नगर पालिका ने अपने हिसाब से जितना हो सके, जितने क्वारंटाइन हो सके सब किया है, पर साथ साथ लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल अपने जान जो प्यारी होती है, एक जान होती है प्यारी, उसको समझना जरूरी है कि नहीं मुझे कितनी रियायत बरतनी चाहिए, मुझे मास्क कैसा लगाना है, मुझे सोशल डिस्टेंस कैसा करना है, अगर कुछ रूल्स फॉलो किए जाने हैं तो किस तरह से फॉलो किए जाने हैं। लोग एक रेड सिग्नल ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वहां हम लोगों को समझाने जा रहे हैं कि आपको क्वारंटाइन होना है, आपको अपना ध्यान रखना है हेल्थ का। लोगों को हेल्थ की नहीं पड़ी है। आप दारू की दुकान खोल लीजिए, लोग हॉस्पिटल छोड़ के दारू की लाइन में लग जाएंगे। मतलब लोगों को बिल्कुल इस तरह की तस्वीरें गलत आदतों की तरफ ज्यादा जाना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है। और जो लोग सफर कर रहे हैं, नो डाउट एक युद्ध होता है तो एक कुछ सैनिक मारे जाते तो सैनिक गिनती में नहीं गिरे जाते, क्योंकि युद्ध जीता गया है। इधर वही हो रहा है, कोरोना से हम युद्ध कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स का, कुछ लोगों का सैक्रिफाइस होना है इसके अंदर। कोई लोग जाएंगे जो जाएंगे, चाहे आप उसमें सावधानी नहीं बरते तो ये ठीक है, अंडरस्टूड है कि चलो भाई कोरोना एक महामारी थी, पैंडेमिक था, इतने लोग एक्सपायर हो रहे हैं। अभी तो लोगों ने टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है, कोरोना हुआ है, अच्छा दे हैव प्रिपेयर्ड देयर माइंड कि हाँ भाई ये अब घर आएगा नहीं आएगा। लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया है। आज के साइकोलॉजी बहुत जरूरी है समझना। बिल्कुल सही आपने कहा। डॉक्टर प्रणव काबरा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस पर हम सियासत बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन क्या लास्ट सॉल्यूशन दिखाई देता है? क्या ये आखिरी सॉल्यूशन है लॉकडाउन लगाना? ऑलरेडी कोविड जितना फैलना था उतना फैल चुका है। अब लॉकडाउन लगाओ नहीं लगाओ, लोग अपना तिगड़मबाजी लगा लेंगे। मैं डॉक्टर हूं, मुझे रेड स्टिकर लगाना अलाउ है गाड़ी में। मुझे कल से 50 फोन आ चुके हैं कि सर आप रेड स्टिकर दे दीजिए, हमें हमारी गाड़ी पे लगाना है। तो हमने मना कर दिया कि भाई ऐसा हम काम गलत काम नहीं करते हैं और प्लीज इसके लिए आगे से फोन नहीं करिएगा। तो ऐसे तिगड़ा मतलब लोग ऑलरेडी उसका सोल्यूशन निकालना। जी इसी का जवाब हम नीला साहिबा से चाहेंगे। जी नीला मैम, मैं ये कहना चाहती थी कि लॉकडाउन ये आखिरी कदम है, मतलब वो उठाना नहीं चाहते थे फिर भी उठ गया। लेकिन आप अगर पिछले 3 दिन के आंकड़े देखेंगे तो जब से संचार बंदी महाराष्ट्र में लागू हुई है, 144 जब से अमल में आया है, उसके बाद कुछ आंकड़े कम हुए हैं। अगर आप देखेंगे, जैसे मैं जहाँ नवी मुंबई में रहती हूँ, वो हम लोग 1400 तक गए थे एक दिन में, वो आंकड़ा अभी आज 800 आया है। सो इट वर्क्स। ये कुछ ना कुछ काम इसका असर होता है। मैं ये समझती हूँ, जैसे कुछ साइंटिस्ट ने कहा है, कुछ डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर ये नंबर्स 10 दिन तक स्टेडी रहते हैं तो हम नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि 10 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए अभी गवर्नमेंट जो कह रही है वो ये बोल रही है कि हम, शायद मुझे ऐसे लगता है जो कल के न्यूज है उस पर से, कि ये लॉकडाउन बहुत बड़ा नहीं होगा, 15 दिन का ही होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अचानक से नहीं आया है, धीरे धीरे अनेक ट्रायल्स देके, अनेक कोशिशें करके ये आया है। तो अगर ये स्टेडी नंबर्स रहते हैं, नीला जी यही तो बात हो रही है कि अचानक से नहीं आई है ये महामारी, अचानक से नहीं इतने ज्यादा केसेस बढ़े हैं। यही तो अहम बात है कि पहले से क्यों नहीं कंट्रोल किया गया, लॉकडाउन तक की नौबत क्यों नहीं? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हुआ। देखिए ये जो स्ट्रिंग चेंज हो गया, पहले जितना रेट ऑफ स्प्रेड था, फैलाव जिस रेट से होता उससे डबल हो गया है अभी। सख्तियां क्यों नहीं करी गई, सख्तियां क्यों नहीं आम आदमी पे की गई? उनकी जान के लिए किया जा रहा था, ये समझाने में कहाँ कमी रह गई? नहीं देखिए ना, आप नंबर्स देखिए, वही तो मैं बोल रही हूँ। अगर दूसरे स्टेट्स के देखिए, जब आप महाराष्ट्र की बात करते हो तो अभी पाठक जी ने कहा कि मैक्सिमम महाराष्ट्र को दिया गया है। हाँ, कितना दिया है? 13 करोड़ दिया गया है।
और स्टेट्स को कितना दिया गया है, उनको भी 13 करोड़ के आसपास दिया गया है। महाराष्ट्र 13 करोड़ देश का है, 12 करोड़ देश में लगा है, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 15 लाख दिया, ऐसे क्या बात कर रहे मुझे हो? पाठक जी की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, मैंने 2-3 बार कहा, उसमें एको आता है। जी आप अपनी बात जारी रखिए। जी आप अपनी बात जारी रखिए। नहीं 13 करोड़ देश का है, देश के, महाराष्ट्र का नहीं है, जरा करेक्शन करो। मुझे सुनाई नहीं दिया। जी विश्वास पाठक जी, जिस तरह से लगातार ये बात हो रही है कि अब लॉकडाउन ही सबसे अहम है, लेकिन लॉकडाउन अगर लगा तो कहीं ना कहीं जिंदगी थम जाएगी। सबसे ज्यादा अगर मुतासिर होगा तो वो आम आदमी का रोजगार रहेगा। लगातार ये बात की जाती रही थी कि लोगों को समझाना है, खासतौर से जो भीड़ नजर आ रही है वापस अपने प्रदेश को जाने के लिए, उनको समझाना है, समझा नहीं पाए। देखिए मैं वापस से लिमे साहिबा को करेक्ट करना चाहता हूँ। 13 करोड़ जो कह रही है वो हिंदुस्तान का फिगर है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ 20 लाख का ही टारगेट है, मिस आज के तारीख पे 1 करोड़ 10 लाख 80 करोड़ हो गया, वैक्सीनेशन हो गया। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखिए आज महाराष्ट्र में जरूरत क्या है? महाराष्ट्र में जितने भी हमारे पेशेंट्स है उसमें क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। क्रिटिकल कौन है, सेमी क्रिटिकल कौन है, असिम्टोमेटिक कौन है। हो क्या रहा है यहाँ पर, असिम्टोमेटिक पेशेंट भी एक ओड में लगा हुआ है, वो कहता है मुझे रेमडेसिविर दो, वो कह रहा है मुझे ऑक्सीजन के बेड दो, और उसको कैसे बेड लेके ऑक्यूपाई कर रहा है। इसलिए जो क्रिटिकल व्यक्ति है उसको बेड नहीं मिल रहा है, उसके कारण लोगों की जाने जा रही है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का और नेतृत्व का सवाल आता है जो नहीं हो रहा है। जी तो कहीं ना कहीं इंतजामिया फेल नजर आ रही है, तमाम तर कवायद जो है वो फेल नजर आ रही है। बहरहाल आगे क्या होगा इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अपने तीनों खास मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आज खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।